हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके सम्मुख से एलटी संवर्ग की टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित प्रश्नों को लेके हुए आया हूं। सबसे पहले जो एलटी का जो सिलेबस है टीचिंग एप्टीट्यूड का, पहले ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आएंगी और इस एग्ज़ाम में वो पॉइंट क्या है वो आपके सम्मुख में रख रहा हूँ। अब टीचिंग एप्टीट्यूड का ये चैप्टर हम प्रारंभ करते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। जो पहला टॉपिक रहने वाला है, इसमें जो पहला बिंदु रहने वाले हैं वो है आपको इसी आधार पर आप अपना शिक्षण कार्य करेंगे, और यदि आप इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करोगे तो आपके जो 30 नंबर के जो प्रश्न हैं वो डेफिनेटली 100% सही रहेंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। पहला बिंदु है शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिव्यक्ति। ठीक है, ये आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिव्यक्ति। ठीक है, सेकंड है आपका सामाजिक परिपक्वता, और तीसरा है शिक्षा के प्रति अभिव्यक्ति। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपके जो एलटी संवर्ग का जो शिक्षण अभिरुचि से संबंधित ये सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये सिलेबस है जो आयोग द्वारा दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये प्रश्न तैयार किए गए हैं। आपको मैं इसी के अनुरूप ये पॉइंट टू पॉइंट आपको इसके बारे में बताऊंगा, और इसका पीडीएफ भी मैं इसमें आई बटन में डाल दूंगा, जहां से आप इसकी पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब चौथा बिंदु है विचार संप्रेषण अनंत व्यक्तिकरण संप्रेषण के अंतर्गत इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पांचवा जो है शिक्षण व्यवसाय और व्यवसाय की प्रतिबद्धता। ठीक है, जो छठा बिंदु है वो शैक्षिक प्रयोग और समस्याओं या नवाचार से संबंधित चीज़ें हैं। और सातवां है शिक्षक की योग्यता एवं गुणवत्ता पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। और आठवां बिंदु है शिक्षण प्रकृति उद्देश्य अभिलक्षण एवं मूलभूत आवश्यकताओं से रिलेटिव क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है 90 नंबर का, जो अधिगमकर्ता के अभिलक्षण क्या होते हैं ये आपको अध्ययन करना होगा। मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताते हुए जा रहा हूँ। अब अगला 10वां नंबर का जो प्रश्न है वो है आपका शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ये इससे रिलेटिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि हम अगर 3 साल के पेपरों को उठा के देखें, चाहे आप उत्तर प्रदेश के देख लीजिए या दिल्ली के देख लीजिए या नवोदय विद्यालय के देख लीजिए, केंद्रीय विद्यालय के प्रश्न पत्रों को देख लीजिए, ये शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक से संबंधित 2-3 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जो 11 नंबर का है वो शिक्षण की विधियाँ, शिक्षण की क्या विधियाँ होती है, इससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बार है शिक्षण की सहायक सामग्रियाँ क्या होंगी, हम जब अगर हम शिक्षण कार्य करें तो उसके अंतर्गत कौन कौन सी सहायक सामग्रियों का हम प्रयोग करेंगे। अब 13वें नंबर का बच्चों में वृद्धि एवं विकास में आनुवंशिक एवं वातावरण का प्रभाव से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 14 नंबर का जो प्रश्न है, जो पॉइंट है सिलेबस के अकॉर्डिंग, अधिगम का अर्थ एवं अवधारणा, इसकी प्रतिक्रिया तथा इससे प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, ये इससे रिलेटिव क्वेश्चन आएंगे। अब 15वां है अधिगम के सिद्धांत एवं उनका प्रभाव। 15 जो पॉइंट है वो बच्चों में सीखने व सोचने की क्षमता विकसित करना। और 17वां है अभिव्यक्ति एवं अधिगमन पर इसका प्रभाव। 18वां व्यक्ति विभेद। 19वां है व्यक्तित्व। और 20वां है बुद्धि। 21वां है विशेष आवश्यकता वाले अधिगमकर्ता। अब विशेष अधिगम आवश्यकता वाले वो बच्चे होते हैं जिनको, जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं, उनमें सीखने की विशेष तरीकों से सिखाने की अधिगमकर्ता के अंतर्गत इसको जोड़ा जा सकता है। ठीक है, अब अधिगम की कठिनाइयाँ, अधिगम के पठार, ये इसके अंतर्गत पूछे जाएंगे। ठीक है, अब 23वां है सामंजस्य। ठीक है,
अब 24 जो नंबर का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पूछा जाएगा आपके दोस्तों, यदि आप लोगों को ये चैनल में दी गई जानकारी से यदि आप लोग संतुष्ट हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक शेयर करें, ठीक है। 24वां जो पॉइंट है, शिक्षण अधिगमन प्रतिक्रिया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के संदर्भ में और उसकी जो अधिगमन की जो रणनीतियाँ हैं, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आएगा 25वां क्रियात्मक स्रोत, ठीक है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, जो इसका जो लास्ट बिंदु है, वो शिक्षा का अधिकार अधिगमन 2009 से रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2009 का जो ये जो है, इससे रिलेटिव क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आइए प्रारंभ करते हैं हम अपना पहला बिंदु जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आज हम जो पहला बिंदु को पढ़ेंगे, शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिव्यक्ति। ये चीज़ें होती क्या हैं, इससे रिलेटिव क्वेश्चन कई बार प्रश्न में पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये प्रश्न हैं, ये मैंने स्वयं तैयार किए हैं, आप इसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जो मैंने ये जो पेपर बना के रखा है, ये 10 से 12 साल के पेपरों का समावेश इसके अंतर्गत रखा है। अलग अलग प्रश्न अलग अलग तरीके से इसमें जोड़ के मैंने आपके लिए एक PDF तैयार की है। एक ये नई सीरीज में आपके सम्मुख से ला रहा हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड की। आप इसे देखिए और मेरे साथ इसे नोट करते जाइएगा। जो पहला प्रश्न है या पहला बिंदु, शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिव्यक्ति, ये क्या होता है, ये चीज़ हमें पढ़ेंगे। अब पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप था। अब जब हम प्राचीन काल में जब हम शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो शिक्षा को किस प्रकार से हम ग्रहण करें, शिक्षा को ग्रहण करने का क्या माध्यम था, किस प्रकार से हम शिक्षा का एक हिस्सा बनते थे, या कहें हम शिक्षा को समावेशित करते थे अपने अंतर्गत। अब ये जो प्राचीन काल के अंतर्गत किस प्रकार से होता था, ये होता था धार्मिक संस्कारों का ज्ञान। हमें प्राचीन काल में जो शिक्षा का जो स्वरूप था, वो धार्मिक संस्कारों पर आधारित था। जैसे अपने धर्म के प्रति जो संस्कार होते हैं, एक बालक की जो पहली प्राथमिक पाठशाला जो होती है, उसके घर का होता है, उसके परिवार का होता है। वो परिवार के अंतर्गत बालक में क्या विकसित किए जाते हैं, उसमें संस्कारों का हम ज्ञान दिए जाते हैं। और जो धर्म है, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई, जो भी ये धर्म है, धर्म के प्रति उसे जागरूक करना, ठीक है। सॉरी। अगला प्रश्न है, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करोगे उस स्थिति में। यदि आप विद्यालय स्तर पर या किसी सेमिनार में, यदि आपके वरिष्ठ प्रवक्ता या प्रधानाचार्य या उच्च अधिकारी आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं, तो उस स्थिति में आप क्या करोगे। तो आपकी उस स्थिति में सहज तैयार हो जाओगे, अपने आप को रिलैक्स करके आप भाषण देने के लिए तैयार हो जाओगे। और भाषण देने के लिए क्या होता है, अपने बॉडी को तनाव मुक्त करना बहुत आवश्यक होता है। जब हम तनाव मुक्त रहेंगे, तब जो हम भाषण दे रहे हैं तो वो एकदम शानदार रहेगा और उसमें जो उसकी गुणवत्ता है वो बरकरार रहेगी। किसी प्रकार का अपने ऊपर प्रेशर नहीं लाना है, ठीक है। ये प्रश्न है, साहस तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं, यदि हम शिक्षक की योग्यता उसका आचरण की बात कर रहे हैं। देखिए, जब कोई शिक्षक बन के स्कूल या विश्वविद्यालयों में नियुक्त होता है, तो उसका जो पहला जो टकराव होता है, जो उसका जो बच्चों को फेस करने की जो पहली सीढ़ी होती है, वो क्या होता है, बच्चों को आपस में रूबरू होना। अब शिक्षक की योग्यता और आचरण की बात जब यहाँ पर हो रही है, तो बच्चों से अच्छा कोई नहीं हो सकता। क्यों?
बच्चा किस प्रकार नहीं शिक्षक किस प्रकार से पढ़ा रहा है और शिक्षक का आचरण बच्चों के प्रति किस प्रकार से है, उस ये शिक्षक ही उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यदि शिक्षक द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है वो बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ जा रहा है तो शिक्षक की योग्यता पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं उड़ सकता है। और दूसरा, जब बच्चों को कक्ष में अध्यापक द्वारा अध्ययन कराया जा रहा है तो बच्चों के प्रति शिक्षक का व्यवहार भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि व्यवहार ही उसके आचरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और ये सबसे अच्छा होता है कि शिक्षक शिष्य ही उसका आकलन करे। यदि मैं बात करूं, जो आधुनिक शिक्षा की जो निम्नावली तैयार हुई है उसके अंतर्गत इसको महत्वपूर्ण तरीके से जोड़ा गया है और इस पे ज़्यादा ध्यान फोकस किया गया। हम जब शिक्षक की नियुक्ति करते हैं तो महत्वपूर्ण ये होता है कि जो शिक्षक को जो संपूर्ण ज्ञान है वो छात्रों को किस प्रकार से प्रदान कर रहा है और बच्चों के प्रति शिक्षक का क्या व्यवहार है, किस प्रकार की उसकी कार्यशैली है, उसकी कार्यशैली की क्षमता इसी शिष्य द्वारा ही परखे जा सकते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है स्कूल अनुशासन में। ठीक है, स्कूल अनुशासन में सामाजिक नियमों का साहस परिपालन को प्राथमिकता दी जाती है। जब हम बच्चों पर अनुशासन की सीख यदि हम देंगे और इससे पूर्व की हम यदि बात करें, बच्चे का जो प्राथमिक पाठशाला उसकी माँ और उसका घर होता है, क्योंकि बच्चा जो संस्कार और अनुशासन की कुछ चीज़ें सीखता है वो अपने परिवार के अंतर्गत रहकर सीखता है और विद्यालय उसका एक प्रयोगात्मक तौर पर अध्ययन कराता है इन चीज़ों का। और विद्यालय में जो अनुशासन होता है वो सामाजिक नियमों पर पालन करने को प्राथमिकता दी जाती है। जब हम विद्यालय में किसी बच्चे को प्रवेश देते हैं तो बच्चे को हम अनुशासन में रखने की कोशिश करते हैं, अनुशासन उसके अंतर्गत डालने की कोशिश करते हैं और साथ ही समाज में किस प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत करना है इत्यादि चीज़ों का गुण उसके अंतर्गत विकसित करते हैं। क्योंकि यदि मैं बात करूं, जब बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है तो शिक्षक का और विद्यालय प्रबंधन का दायित्व बनता है कि बच्चे का चौमुखी विकास किया जाए। चौमुखी मतलब उसको चारों तरफ की जो उसकी ज्ञानेंद्रियाँ उनको उत्तेजित किया जाए और उन पे फोकस किया जाए। जब बच्चा का जब ज्ञान बढ़ेगा तब जाके समाज में की जो नियम कानून है उस चीज़ में अपना साहस परिपालन को प्राथमिकता दी जा सकती है। क्योंकि जब बच्चे में सामाजिक नियमों का पालन करने की रुचि पैदा की जाएगी, समाज में अच्छे और बुरे का उसको महत्व समझाया जाएगा, तब जाके वो उस चीज़ को निर्वाह कर पाएगा। जो सामाजिक नियमों का साहस परिपालन को प्राथमिकता अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, अब आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है। अब अनुशासन, यदि हम आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन क्या होता है, स्वास्थ्य मार्गदर्शन है परामर्श। अब जब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा और उसका जो चौमुखी विकास वाली जो मैं बात कर रहा था और परामर्श, हम अपने बड़ों से किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण करते हैं कि जो बड़े हैं हमसे वो हमें किस प्रकार का मार्गदर्शन देते हैं, इन सभी चीज़ों का समावेश आधुनिक अनुशासन की एक मौलिक दर्शन पे आधारित होता है। अगला प्रश्न है आपका, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये मेरे साथ आप उसे एक कॉपी में नोट करते जाइएगा। शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे नोट करिए। ये पार्क हर्ट्स को इसका श्रेय जाता है। जो डाल्टन जो विधि है जिसके अंतर्गत शिक्षण की एक परिपाठी तैयार की गई है, शिक्षण विधियों का समावेश इसके अंतर्गत जोड़ा गया है, पार्क हर्ट्स को यह श्रेय जाता है। ठीक है, अब शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ये हर्बर्ट को ही शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, जो ये दो प्रश्न हैं ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आप देख लीजिएगा, अपनी कॉपी में तैयार करते हुए चलिएगा।
अब जो अगला प्रश्न है बच्चों, आपके जो सम्मुख से मैं रख रहा हूँ, वो बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो बच्चों में स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन मैकेन का है। अब मैकेन द्वारा जो ये कहा गया था, एक नियम उनके द्वारा प्रतिपादित किया था, बच्चों को अच्छी तरीके से वही शिक्षक पढ़ा सकता है, वही शिक्षक उत्तम शिक्षक कहलाया जाता है जो कक्षा में बच्चों के बौद्धिक स्तर पर अपना बौद्धिक स्तर लाकर खड़ा कर देता है और बच्चों के प्रति एक जो घनिष्ठता उत्पन्न करता है और एक जो कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है, उसी से बच्चा सीखने की उसके अंतर्गत कलाएं विकसित होती हैं। जब ये चीज़ें एक शिक्षक करता है तो वही उसका उत्तम शिक्षक कहलाया जाता है। ठीक है। अब हमने किसी बच्चे को ABCD पढ़ाते हैं या खेल खेल में किसी चीज़ का अध्ययन कराते हैं या मजाक में या किसी प्रकार का भी उसको हम बच्चे के बौद्धिक स्तर का विकास करना हमारा प्रमुख उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य का परिपूर्ति करने के लिए शिक्षक को बच्चे जैसा बनना पड़ता है, इसलिए यह कथन मैकेन का है। ठीक है। ये मैकेन द्वारा जो महत्वपूर्ण शब्दावली का गठन इनके द्वारा किया गया था। ठीक है। अच्छा शिक्षक वह है जो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता है। अब शिक्षक कई प्रकार के शिक्षक होते हैं जो अपने काम से मतलब रखते हैं, सिर्फ पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। और शिक्षक एक अच्छा शिक्षक होने का वह गुण हर किसी शिक्षक के अंतर्गत नहीं होता है। कुछ ही शिक्षक ऐसे होते हैं जो उत्तम शिक्षक की श्रेणी में आते हैं और अच्छा शिक्षक वह कहलाया जाता है जो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन के साथ उनको अध्ययन कराता है। जो शिक्षक ने अपने जीवन काल में जिन चीज़ों का अध्ययन किया है, उन सभी चीज़ों का महत्व अपने छात्र छात्राओं को प्रस्तुत करें। और अब जो बालक और बालिकाएं विद्यालय में अध्ययन करने के लिए जब आते हैं तो शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करें, बच्चे को सामाजिक दायरे का ज्ञान बढ़ाए उसका, और उसके भविष्य का निर्धारण करने के लिए उसे तैयार करें और बच्चे का चौमुखी विकास करने का लक्ष्य उसके अंतर्गत रखना चाहिए। यदि कोई अध्यापक कक्षा में किसी पाठ्यक्रम को पढ़ा रहा है तो शिक्षक का यह दायित्व बनता है कि जो पाठ्यक्रम पढ़ा रहा है वो बच्चे को आ रहा है या नहीं आ रहा है उसका अवलोकन करना चाहिए। और अवलोकन वही करता है जो एक अच्छा शिक्षक होता है, जो सच्ची लगन के साथ पढ़ाता है और उसका समय समय पर मूल्यांकन भी बच्चों के द्वारा कराया जाता है और स्वयं उनका मूल्यांकन करता रहता है। ठीक है। यदि हम कहें मासिक परीक्षा के आधार पर या मौखिक परीक्षा के आधार या प्रश्नोत्तरी के आधार पर, एक ये शिक्षक पर आधारित है वो किस प्रकार से अपने विद्यार्थियों को अध्ययन या शिक्षण कार्य करा रहा है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, कक्षा में संप्रेषण का सबसे शक्तिशाली बाधा है शिक्षक के स्तर पर भ्रांति। अब मान लीजिए जब कक्षा में संप्रेषण मतलब हम वार्तालाप बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराने और शिक्षित कराने के लिए जो शक्तिशाली बाधा उत्पन्न होती है वो शिक्षक के ज्ञान के स्तर को भ्रांत करती है। मतलब शिक्षक किस स्तर का ज्ञान रखता है, क्या वो पाठ्यक्रम को अच्छे तरीके से बच्चों को कोऑर्डिनेट कर पा रहा है या बच्चों के बीच जो संपर्क स्थापित करने में सक्षम है या नहीं है, इन चीज़ों का समावेश इसके अंतर्गत स्तर बाय स्तर किया जाता है, जिसके अंतर्गत भ्रांतियाँ भी उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है। अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बालक का बच्चे का प्रथम अध्यापक उसकी माँ होती है। ये कथन सत्य है या नहीं है, यह हमको बताना है। यदि मैं बात करूं, बालक की जो प्रथम गुरु होती है उसकी माँ होती है। उसके पिताजी भी उसके प्रथम अध्यापक नहीं होते, क्योंकि जब बच्चा माँ के गर्भ काल में जब 9 माह माँ के गर्भ में रहता है, उसके पश्चात जब वो धरातल पर
जन्म लेता है उसके पश्चात वो माँ के साथ अधिक रहता है, वो पिता के संपर्क में वो कम रहता है। अब हर चीज़ उससे माँ सिखाती है, अच्छे बुरे की पहचान, बोलने की और इशारे की, और उसकी जो जो चीज़ें बच्चे को जो उसके जीवन में जो आवश्यकताएँ होती हैं उन चीज़ों का ज्ञान उसको माँ कराती है। और उसमें जो अच्छे संस्कारों की जो बात होती है वो उसकी माँ करती है। जो विद्यालय में वो द्वितीय स्तर के अध्यापक होते हैं जो उसके स्वर्णांगी विकास या चौमुखी विकास का दायित्व रखते हैं। इससे पूर्व की जो अध्यापक होते हैं वो उसकी माँ होती है, क्योंकि माँ ही उसको अच्छे बुरे की पहचान कराती है, क्या सही है क्या गलत, इन चीज़ों में तुलनात्मक अध्ययन उसकी माँ उसको कराती हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपके सम्मुख से, आप स्कूल के बाहर जाते हैं जब, ठीक है, तो जब आपको कुछ बच्चे मिलते हैं आपके स्कूल के ही, तो आपका व्यवहार बच्चों के प्रति कैसा होना चाहिए। ठीक है। तो यदि मैं बात करूं, जब कोई बच्चा अध्यापक को विद्यालय स्तर से बाहर मिलता है तो अध्यापक को बहुत गंभीर होकर उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। फ्रेंडली ना होते हुए उसको एक शिक्षक और गुरु का जो दायरा होता है, शिक्षक को उस दायरे को बरकरार रखना चाहिए। यदि शिक्षक उस दायरे को बरकरार नहीं रखता है तो शिक्षक और छात्र के बीच वो कोऑर्डिनेशन स्थापित नहीं हो पाता है जो कक्ष में स्थापित होता है। वो फिर एज ए शिक्षक को फ्रेंड लेके चलता है। अगर इस प्रकार का यदि होता है तो शिक्षक को कक्ष में जो शिक्षण कार्य करता है तो उसमें उसको गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे कि शिक्षण में बाधा उत्पन्न होती हैं। इसलिए शिक्षक को अपने छात्रों के साथ बहुत अधिक गंभीर होकर व्यवहार करना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, अच्छे शिक्षक को व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक शिक्षा, मनोवैज्ञानिक तथा बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। एक अच्छे शिक्षक को व्यवहारिक मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए तथा शिक्षा मनोविज्ञान तथा बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, अब इसके अंदर का व्यवहारिक मनोविज्ञान का मतलब, जब हम विद्यालय स्तर पर छात्र छात्राओं को देखते हैं या कोई बच्चा किसी प्रकार की परिस्थिति में होता है तो हम उसके व्यवहार से ही उसका आकलन कर लेते हैं कि बच्चा किस परिस्थिति में है और बच्चा किस प्रकार का सोच रहा है, और उसके हाव भाव से ही हम उसकी जो गलतियां हैं और या कहें या कोई ऐसी बच्चे द्वारा ऐसी त्रुटि हो जाती हैं तो उसका आभास हमें व्यवहारिक मनोविज्ञान के आधार पर हो जाता है। अब शिक्षा मनोविज्ञान, अब शिक्षा का जो शिक्षण कार्य होता है उसके अंतर्गत बच्चे का मूल्यांकन इसके अंतर्गत किया जाता है तथा बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, जो बच्चे होते हैं जो उनका बौद्धिक स्तर होता है उस स्तर का शिक्षक को बनना पड़ता है। यदि बालक मनोविज्ञान का यदि शिक्षक को ज्ञान होगा तभी वो छोटे बच्चों को या बच्चों के बीच अपने बौद्धिक स्तर का प्रदर्शन कर सकता है। यदि आप कितने भी अच्छे शिक्षक क्यों ना हो, यदि बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आपको नहीं है तो आप कक्ष में किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना कर सकते हैं। यदि आपको पूर्ण तरीके से ज्ञान है तो वो उन चीज़ों को आप अंकुश लगा सकते हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न आपके सम्मुख आ रहा है दोस्तों, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य बालकों का स्वर्णिम विकास होना चाहिए। बिल्कुल ये सत्य वचन है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब मैं आपके विचार से कह रहा है शिक्षा का उद्देश्य बालकों का स्वर्णिम विकास। हाँ जी, कोई भी शिक्षक यदि शिक्षा ग्रहण करवाता है या कोई छात्र छात्राएं विद्यालय स्तर पर या किसी भी विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो उनका मेन उद्देश्य होता है कि अपना करियर बनाना, और शिक्षक का ये दायित्व बनता है कि वो उसको उस लायक बनाना।
अब उस लायक कब बनेगा, जब बालक का स्वर्णांगी विकास होगा, उसको हर क्षेत्र का ज्ञान हो और उसकी जो बौद्धिक शंकाएं हैं उन बौद्धिक शंकाओं का निराकरण शिक्षक द्वारा किया जाए और उसे सही मार्ग की तरफ अग्रसर करने का दायित्व भी शिक्षक पर अधिक होता है। एक शिक्षक ही बालक को सही राह और गलत राह में प्रेषित कर सकता है, भेज सकता है। और जो बालक हैं यदि उनका स्वर्णांगी विकास नहीं हो पाता है तो हमारी राष्ट्र में जो एक हम अच्छे राष्ट्र की जो नींव रखते हैं वो कभी नहीं रख पाएंगे। अच्छे राष्ट्र की नींव कब रखी जाएगी, जब बच्चे का शिक्षा के क्षेत्र में स्वर्णांगी विकास हो, तब जाके उसका एक अच्छे राष्ट्र की हम कल्पना कर सकते हैं। और दूसरी बात, बालक का जब स्वर्णांगी विकास होता है उसको अच्छे बुरे की समझ, अपने आगे कैरियर में उसे किस राह पे चलना है और कौन सी उसे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इन चीज़ों का समावेश उनके गुरुजन अपने अनुभव के आधार पर बच्चे को उस स्तर का तैयार करते हैं जिससे कि उसे उतनी समस्या अपने आने वाले जीवन में फेस ना करने पड़े। इसलिए जो शिक्षा है, शिक्षा का मेन उद्देश्य बालक का स्वर्णांगी विकास करना होता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षा के उद्देश्य तथा शिक्षण अनुसंसाधनों का ध्यान मुख्य रूप से रखना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य कह रहा है कि यदि जब पाठ्यक्रम का निर्माण यदि कोई संस्था या शिक्षा नीति या राष्ट्रीय स्तर पर जब कोई शिक्षा विभाग द्वारा या मंत्रालय द्वारा किया जाता है तो उसमें शिक्षा के उन उद्देश्यों को महत्व देना चाहिए, जैसे कि जो शिक्षण कार्य किस प्रकार से किया जाना चाहिए, पाठ्यक्रम को किस प्रकार से रखा जाना है, कौन सा पाठ्यक्रम बच्चों के स्वर्णांगी विकास में सहायक हो और उन उद्देश्यों की परिपूर्ति किस प्रकार से की जाए। और शिक्षा अनुसंसाधन मतलब जहाँ पर शिक्षण कार्य किया जा रहा है वहाँ पर संसाधनों का अभाव ना हो, सभी संसाधन उपलब्ध हो। यदि बिल्डिंग है या कक्ष है, ब्लैक बोर्ड है, जो शिक्षण सामग्रियों का जो प्रयोग किया जाता है, जो अनुसंसाधनों का मुख्य रूप से अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, शिक्षा एवं मनोविज्ञान की आवश्यकता है, ये किसके अनुसार कहा गया है, किसने कहा, ये देवी के अनुसार ये कहा गया था कि शिक्षा एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। ठीक है। यदि मनोवैज्ञानिक आवश्यकता शिक्षा के अंतर्गत हटा दिया जाए तो हमारा शिक्षा व्यवस्था चरमरा जाएगी, क्योंकि हम शिक्षा के अंतर्गत मनोविज्ञान का बड़ा ही महत्व होता है। यदि मैं अधिगमन की बात करूं या कौशल की बात करूं या संप्रेषण की बात करूं या तुलनात्मक अध्ययन की बात करूं तो उसके अंतर्गत मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। शिक्षण एक कौशल होता है। जब कोई शिक्षक कक्षा में पढ़ाता है तो वो अपने कौशल के आधार पर, अनुभव के आधार पर बच्चों को पढ़ाता है। यह क्या होता है, कौशल डेवलपमेंट करना पड़ता है कि हमारे अंदर किस प्रकार की कौशलता है, हम किस प्रकार किसी चैप्टर को पढ़ा रहे हैं तो हम बच्चों के बीच उसको किस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि इसी से हम उस चीज़ का अध्ययन कर पाते हैं कि ये सही डायरेक्शन पे है या नहीं है। तो शिक्षण का मेन उद्देश्य, जो शिक्षण का जो मेन उद्देश्य है, एक प्रकार का ये कौशल है। कौशल मतलब कि कलाकारी, क्या आपके अंदर क्या खूबी है, एक प्रकार का कौशल ही होता है। ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वो अनुशासन भंग करने वाले छात्रों को ऐसा दंड दिया जाना चाहिए कि जिससे कि वह स्वयं में सुधार करें। अब देखिए, दंड कई प्रकार के होते हैं। यदि बच्चा किसी प्रकार की अनुशासन भंग करने की कोशिश करता है या कोई विद्यालय स्तर पर ऐसी कोई गलत कार्य करता है या ऐसी कई गलत संगत में पड़ जाता है तो विद्यालय प्रबंधन
प्लस शिक्षक का यह दायित्व बनता है कि बालक को दंड देने से पूर्व तो बालक को स्वयं में सुधार करने के लिए उसे मुक्त करा जाए, और वो ऐसा क्यों कर रहा है, यदि उसने अनुशासन भंग किया है तो उसके पीछे क्या वजह है, उस वजह को जानने की कोशिश शिक्षक द्वारा की जाने और प्रबंध समिति द्वारा करनी चाहिए। साथ ही जब स्थिति गंभीर प्रतीत होती है तो तुरंत ही उसके अभिभावकों को इस बारे में सूचना दे देनी चाहिए कि आपका बालक इस स्थिति से गुजर रहा है। तो इससे पूर्व यदि हम दंड देने की प्रतिक्रिया की बात कर रहे हैं तो बालक को पहले स्वयं में सुधार करने के लिए उसे उत्तेजित किया जाए, उसे प्रेरित किया जाए। यदि उसमें ऐसे करने के पश्चात भी यदि सुधार नहीं होता है तो जो अनुशासन भंग करने की जो दंड संहिताओं के अंतर्गत जो धाराएं हैं तो उसके अंतर्गत बालक पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है। अब भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या होता है, ये कह रहा है। तो सर्वप्रथम यदि मैं बात करूं तो वार्तालाप के माध्यम से भाषा को सरलता से सीखा जा सकता। यदि हम कुमाऊनी की बात करें या गढ़वाली बात करें या हिंदी या पंजाबी या इंग्लिश या फ्रेंच या कोई भी भाषा ले लीजिए, तो भाषा को जब हम दो या दो से अधिक लोगों के मध्य की वार्तालाप करते हैं तो ऐसे शब्दों का भी चयन होता है जो हमने नहीं सुने होते हैं। उन शब्दों को सीखने का अवसर प्राप्त होता है और अपनी बोलने की और भाषा सीखने की कला में निपुणता आती है। भाषा सीखने का जो बहुत ही उत्तम जो तरीका है वो वार्तालाप भी उत्तम माध्यम होता है। अब अगला प्रश्न है, छात्रों के चरित्र का निर्माण मुख्य भूमिका स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की होती है। देखिए, छात्र का जो चरित्र निर्माण की जो प्रमुख भूमिका होती है वो स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की होती है। यदि मैं बात कहूँ विद्यालय स्तर पर छात्रों का जब चरित्र जब निर्माण की बात यदि आती है तो उसमें शिक्षक की आदर्श चरित्र भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक का इसमें महत्वपूर्ण रोल होता है। और यदि छात्र चरित्रहीन विद्यालय से निकल रहा है तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह उठता है कि जो विद्यालय से चरित्रहीन छात्र निकल रहे हैं तो वहाँ पर के शिक्षक किस प्रकार के आचरण वाले हैं, इसका अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। और यदि छात्रों का चरित्र निर्माण करना है तो उसके अंतर्गत शिक्षक को पहले स्वयं का चरित्र का निर्माण करना होगा। अच्छी चीज़ों पे उसको फोकस करना चाहिए। आदर्श जो समाज में जो एक परिपाठी को सरलता से प्रस्तुत करने की विधियों का निर्माण करना चाहिए और एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए। और चरित्र निर्माण कब होता है, जब छात्र के अंतर्गत चौमुखी या स्वर्णांगी विकास के दायरे का पूरा समावेश जब छात्र के अंतर्गत हो जाता है। अच्छा और बुरे की जब पहचान छात्र को होती है तो एक अध्यापक के आदर्शों पर ही चरित्र निर्माण की नींव टिकी रहती है। ठीक है। अब अगला प्रश्न आपके, एक अध्यापक के रूप में आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण विचारों को प्राथमिकता देते हैं। बिल्कुल, ये प्रश्न जो है ये महत्वपूर्ण भी है। देखिए, अध्यापक के रूप में वैज्ञानिक मतों पर और दृष्टिकोण पर भी हम विचारों को प्राथमिकता प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण के माध्यम से समाज के सभी वर्गों का कल्याण किया जा सकता है या होता है। ठीक है। देखिए, जब हम शिक्षा को सभी वर्गों के बालक बालिकाओं को या समाज के प्रत्येक तबके को यदि हम शिक्षण के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करवाते हैं तो उससे समाज का कल्याण निर्धारित होता है। और जो समाज में जो धर्म, जाति पाति या फिर आडंबर और अंधविश्वास का जो चोला ओढ़े हुए लोग हैं, जब वो शिक्षित हो जाते हैं तो ये चोला उतर जाता है, जिससे कि सभी समाज के सभी प्रत्येक वर्ग को इसका लाभ होता है। और समाज के जो
दबे कुचले वर्ग हैं जो उनके अधिकारों का जो हनन हो रहा है, शिक्षा के माध्यम से वो अपने अधिकारों को समझते हैं और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, जिससे कि शिक्षण के माध्यम से ही समाज के प्रत्येक वर्ग को उसका लाभ प्राप्त होता है। और कहने का तात्पर्य है कि समाज के सभी वर्गों को शिक्षा से कल्याण प्राप्त होता है। देखिए, अज्ञानतावश हम जो बहुत ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, हमें अज्ञानतावश हम उन्हें पा नहीं पाते। जब हमें ज्ञान होता है तो हम अपनी आवश्यकताओं से भी परे की चीज़ों को सीखने की क्षमता रखते हैं। और जो चीज़ें हो रही हैं उस पे हम चर्चाएं कर सकते हैं, उन पे हम अध्ययन कर सकते हैं और उसमें हम किसी प्रकार का वार्तालाप भी कर सकते हैं। ये कब होगा? जब शिक्षण का हिस्सा समाज का प्रत्येक वर्ग जब बनेगा तो सभी वर्गों को इससे कल्याण प्राप्त होगा। ठीक है। अब इसके अंतर्गत एक प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र अनुपस्थित हो तो आप छात्र के अभिभावकों से उसका कारण पूछोगे। देखिए, जब कोई छात्र कई समय से या बार बार कक्षा में अनुपस्थित हो रहा है तो उसकी अनुपस्थिति से संबंधित कारण को पूछने के लिए उनके अभिभावकों से संपर्क करेंगे कि आपका बच्चा क्यों विद्यालय नहीं आ पा रहा है, क्या ऐसी चीज़ें हो गई, या आप बच्चे को घर से भेज रहे हैं और वो विद्यालय में नहीं आ रहा है, तो इसके पीछे जो कारण है वो अभिभावक को बताकर ही उसका कारण पूछने का दायित्व अभिभावकों का बनता है। और साथ ही शिक्षक का भी ये दायित्व बनता है कि जो बच्चा अनुपस्थित हो रहा है तो उसके अभिभावकों को इसकी सूचना तत्काल दें। शिशुओं के लिए शिशु साक्षरता में खेल के अवसर प्रदान करना आवश्यक हो। जब कोई बालक अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करता है तो वो खेल में ही अपने अवसर प्रदान करता है और मतलब खेल में सीखने की प्रतिक्रिया उसके अंतर्गत विकसित होती है। जो नर्सरी और प्ले ग्रुप के जो बच्चे को जो विद्यालय में भेजा जाता है तो वो सिर्फ खिलौनों के साथ खेलते हैं, मतलब वो सीखने की क्षमता अधिगम विकसित करने की एक कला उनके अंदर विकसित की जाती है, जो खेल में ही उनको शिक्षण कार्य कराया जाता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, यदि कोई छात्र आपके साथ अभद्र व्यवहार करता है तो आप उसे क्षमा कर दोगे? मान लीजिए को आप एक शिक्षक हैं और कोई छात्र आपसे अभद्र व्यवहार करता है तो आप उसे क्या करोगे? तो आप उसे अपनी स्तर से क्षमा करने की कोशिश करेंगे और अपना जो गुस्सा है उस छात्र पर नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक गुरु के पद पर हैं और गुरु को संयम के साथ अपना संयम बरकरार रखना चाहिए। और जो छात्र शिक्षक के साथ जो अभद्रता कर रहा है तो उसके ऐसे करने के पीछे का कारण भी हम समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और उस स्थिति में हम छात्र को उत्तेजित बस दंड न देते हुए उसे क्षमा कर देंगे। ठीक है। आप अध्यापक के कार्य को क्यों सम्मानजनक मानते हैं? ठीक है, ये प्रश्न भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी ये शेयर करें। देखिए, जो ये प्रश्न है, आप अध्यापक के कार्य को क्यों सम्मानजनक मानते हैं? क्योंकि अध्यापक एक ऐसा समाज का मील का पत्थर है जिससे क्या आगे आने वाली जो पीढ़ी है उस पीढ़ी का निर्धारण शिक्षक के द्वारा किया जाता है। जो समाज में जो आदर जो मिलता है वो शिक्षक को अन्य लोगों की अपेक्षा ज़्यादा मिलता है, क्योंकि जो बच्चे को हम नए राष्ट्र की निर्माण की बात करते हैं, एक अच्छे व्यक्ति के निर्माण की, एक डॉक्टर की बात करते हैं, एक इंजीनियर की बात करें, ये कहाँ से बनते हैं? जब शिक्षक उनको उस स्तर का परिपक्वता उन छात्रों के अंदर लाते हैं, तब जाके वो बच्चे उस स्तर के बन पाते हैं। इसलिए शिक्षक समाज में एक आदर्श का पद
उसे मिला हुआ है और उस आदर्श को बरकरार रखने की हर दम कोशिश करता है। ठीक है। एक अनुभवी अध्यापक पाठ को अधिक से अधिक से रोचक बना सकता है। हाँ, बिल्कुल बना सकता है। यदि कोई अध्यापक अनुभवी है, उसने यदि उस पाठ को कई वर्षों तक पढ़ा रखा है, तो उसे वो अच्छी तरीके से कंटेस्ट याद हो जाता है। उससे रिलेटिव नए क्वेश्चन को वो तैयार कर लेते हैं और वो पाठ को, जो हम पाठ्यक्रम को पढ़ा रहे हैं, वो और रुचिजनक बनाते हैं। खेल खेल में पढ़ाने की कोशिश करते हैं। उनकी जो उदाहरण देने की क्षमताएं होती हैं वो आधुनिक भी होती हैं और प्रागैतिहासिक काल से रिलेटिव भी होते हैं, और इस प्रकार से विषय को और रोचक बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न मैं आपके सम्मुख से जो लाया हूँ, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगला जो प्रश्न है, जो महत्वपूर्ण है, गृह कार्य संबंधी विचार। गृह कार्य जब हम छात्र छात्राओं को दिया जाता है, तो गृह कार्य छात्रों की क्षमता और उनकी योग्यता के अनुसार ही देना चाहिए, क्योंकि इसी से उन्हें लाभ प्राप्त होता है। यदि हमने गृह कार्य उनके बौद्धिक स्तर से अधिक कठिन दे दिया, तो बच्चे को उस गृह कार्य करने के लिए मानसिक दबाव पड़ेगा और वो शायद विद्यालय आने में भी कतराएगा, क्योंकि वो एक शर्मिंदगी महसूस करेगा। इसलिए बच्चे का जो होमवर्क दिया जाता है, जो गृह कार्य दिया जाता है, वो उसकी क्षमता और उसकी योग्यता के अनुसार ही उसको दिया जाना चाहिए, जिससे कि उसके वो लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, आज ये वीडियो यहीं तक। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो इस जो टॉपिक वाइज मैं आपके सम्मुख से लेते हुए आऊँगा। जो अगला जो वीडियो आएगा हमारा, वो आएगा आपका सामाजिक परिपक्वता। ये वाला वीडियो मैं आपके सम्मुख से जल्द ही लेके आऊँगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।